हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का 5th लेक्चर है हमारा। मोशन चैप्टर चल रहा है क्लास 9th का फिजिक्स का। तो इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ग्राफी विधि से गति के समीकरण। ठीक है, तो जो गति के समीकरण है उसको हम लोग ग्राफी विधि से यानी ग्राफिकल मेथड से हम लोग जो मोशन के इक्वेशंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं equations of motion from graph मेथड। ठीक, तो ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसमें प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने ग्राफ के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा था, तो इसमें हम लोग ग्राफी विधि से गति के समीकरण को पढ़ेंगे। तो जो गति के समीकरण हैं ये तीन ही होते हैं हमारे पास में। तीन गति के समीकरण हमको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। हमने तीनों को यहाँ पे लिख लिया है। पहला हमारे पास में है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा हमारे पास में है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा हमारे पास में है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पे जो टर्म है हमको वो पता होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे u है तो u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी, v है तो v का मतलब होता है अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी, t कहीं पे लिखा है तो t का मतलब होता है टाइम यानी समय, a का मतलब होता है त्वरण यानी एक्सेलरेशन, और s का मतलब होता है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी s को हम लोग पोजीशन यानी स्थिति के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि अभी हम लोग ग्राफ इसको सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ पे हम स्थित s को स्थिति की तरह मानेंगे। तो ये सारी चीज़ें पता हैं, यानी ये तीनों समीकरण पता हैं और इसके क्या टर्म्स जो हैं उसके बारे में आपको पता है। तो आप कोई भी सवाल इसमें ऐसा नहीं है इस चैप्टर में जिसको आप सॉल्व ना कर सके, तो आपकी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आप इतना केवल आपको पता है, ठीक है, तो कोई भी सवाल जो गति के समीकरण से रिलेटेड होगा आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमको 9th में इसका डेरिवेशन पढ़ना होता है कि आखिर ये समीकरण आए कहाँ से। जो हमारे पास में v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as है, ये कहाँ से आया। तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे किस मेथड से, ग्राफी मेथड से यानी ग्राफ मेथड से। तो देखिए यहाँ पे हमने एक ग्राफ बना रखा है। ये ग्राफ का एक्स एक्सिस है और ये ग्राफ का वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने समय को लिया है यानी टाइम है हमारे पास में, और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया है यानी एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टाइम है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास में क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे ले रखे हैं। अब देखो, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट था, वो पॉइंट ए पर था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास में क्या थी, u थी, यानी उसका प्रारंभिक वेग u था। अब वो कुछ समय बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, ये टाइम इधर है, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ के यहाँ पे पॉइंट पहुँच गया b पे, और उस समय उसकी जो वेलोसिटी थी वो हो गई v। ठीक, यानी एक हमारे पास में ऑब्जेक्ट था, उसकी इनिशियल प्रारंभिक वेग u था, ठीक है, पॉइंट ए पे, और कुछ समय बाद वो बिंदु बी पर पहुंच गया, और बिंदु बी पर पहुंचने के बाद उसका अंतिम वेग कितना हो गया, u हो गया, यानी उसका वेग v u हो गया, तो वो अंतिम वेग हम लोग उसको इंक्लूड कर लेंगे या फिर मान लेंगे। इसके बाद अब यहाँ a से b तक पहुँचने में उसको कुछ टाइम लगा। कितना टाइम लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टाइम लगा उसको, और इस टाइम को हम लोगों ने क्या मान रखा है, t। टाइम क्या है, OC या AD कुछ भी आप बोल सकते हो, और ये टाइम को हम लोग लिख लिए हैं t। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म पहले समझिए, u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, और t समय है। a से b तक जाने में उसको t समय लगा, a पर उसका वेग u था और b पे उसका वेग v था। ठीक है, स्टार्ट किया a से और गया है b तक, बस इसको आपको याद रखना है इतनी चीज़ें। अब देखो, इसी ग्राफ से हम लोग ये तीन के तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे वेग समय संबंध के लिए समीकरण। सबसे पहला हमारा क्या होगा, वेग समय संबंध के लिए समीकरण। तो अभी आप केवल इस पे कंसंट्रेट कीजिए, वेग समय संबंध। ठीक है, यानी इसमें हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जो वेलोसिटी है हमारी वो टाइम से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे अगर हम, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा हमको।
तो देखो सबसे पहले इसमें जो टर्म दिए गए हैं इस टर्म को हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टर्म सबसे पहले बी सी क्या है, आप देखें अगर यहाँ पे तो बी सी क्या है हमारे पास में, देख सकते हो बी सी, बी से लेके सी तक, यहाँ तक बी से लेके सी तक जो है वो बराबर है किसके किसके, बी डी प्लस डी सी। कितना, बी डी प्लस डी सी, यानी जो कुल उसका वेग है, कुल वेग है वो कितना है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग को क्या लिखे हम लोग, डी से सी तक प्लस बी से डी तक। तो वही हमने लिखा बी से लेके सी तक इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि जो या ये इक्वल कर सकते हैं आप, बी सी इक्वल टू लिख सकते हैं बी डी प्लस ओ ए। ओ ए क्या है, देखो डी सी की जगह हमने क्या लिख दिया, ओ ए, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस सेम है और यहाँ से लेके यहाँ की डिस्टेंस भी सेम है। अब यहाँ से हमको दो चीज़ें मिल गया, एक क्या मिला हमको कि यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। तो बी सी इक्वल टू क्या है, देखो बी से लेके सी तक क्या है, इसी को हम लोग वी बोलते हैं, बी से लेके वी, यानी यहाँ ओ से लेकर ई तक की डिस्टेंस को हम लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी, यही वी है हमारा। और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यू। ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, टी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पूरा ओ से लेके वी ई तक वी है, ओ से लेके ई ए तक यू है, और ओ से लेके सी तक टी है। ठीक, तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया, देखो बी से लेके सी तक क्या है, बी से लेकर सी तक को हम वी लिख सकते हैं। तो बी सी बराबर हो गया हमारे पास में वी, यानी अंतिम वेग। और बी डी बराबर आपको कुछ मिला क्या, बी डी बराबर कुछ नहीं मिला हमको। अगली चीज़ ओ ए, ओ ए बराबर देखो ओ ए बराबर क्या है, यू। तो हम लिख सकते हैं ओ ए बराबर यू। ठीक, तो ये चीज़ें हमको पता चल गई। अब इस इन सब के मान को इसमें रख दो, तो बी सी की जगह वी रखोगे तो हो जाएगा वी इज इक्वल टू बी डी की जगह कुछ नहीं था तो बी डी ही, प्लस ओ ए की जगह यू। तो हमको एक टर्म मिला, इसको और इधर लेके जाएं इस साइड, तो हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ये हमको मिला, इसको इक्वेशन आप 1 मान लो। ठीक है, ये समीकरण हमारे पास में एक हो गया। अब और आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसके आगे सॉल्व करने के लिए हमको पता है कि त्वरण बराबर क्या होता है। आपको पता होगा, हमने तीसरे लेक्चर में शायद बताया था, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन। ठीक है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय या अंतराल। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज हमको क्या, इसी को ए से दिखाते हैं। तो ए इक्वल टू हमारे पास में क्या हो गया, ए इक्वल टू हो गया वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन कितना हुआ, यहाँ पे आप देखें वेग परिवर्तन हमारे पास में कितना हुआ, तो वेग हमारे पास में परिवर्तन इतना हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि पहले उसका वेग u था और u यहाँ पे था। ठीक है, और बाद में उसका वेग v हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का चेंज आया। वही हम दिखा रहे हैं कि ये हमारे पास में क्या है, वेग परिवर्तन है, वेग परिवर्तन है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी, यानी ए इक्वल टू क्या हो गया, वेग परिवर्तन की जगह हम लिख देंगे बी डी, तो हो जाएगा बी डी अपान समय अंतराल, कितने टाइम में, ओ सी टाइम में, कितने टाइम में, ओ सी। तो ये हम लोग टाइम इंटरवल हमारा क्या है, ओ सी, तो ये हो गया ओ सी। अब हम फिर से यहाँ जानते हैं कि ओ सी इक्वल टू क्या है, ओ सी इक्वल टू टी है, यही तो बताया था, ओ से लेके सी तक क्या है, टी है। तो हम लोग जानते हैं, लिखना पड़ेगा, चूंकि ओ सी इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी डी अपान टी, या बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए टी। ठीक, तो एक चीज़ हमको ये मिली, बी डी बराबर ए इंटू टी। तो यहाँ पर लिखेंगे बी डी का मान, बी डी की वैल्यू जो है समीकरण 1 में, समीकरण यानी इक्वेशन 1 में रखने पर, पुट करने पर, तो क्या होगा, बी डी की जगह हम लिख दें 80, तो ये हो जाएगा 80 इक्वल टू वी माइनस यू, या इसी को हम लोग बोलते हैं, अगर हम लोग इसको यहीं पर रहने दें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, तो ये सॉल्व हुआ हमारे पास में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहला इक्वेशन हमारे पास में इस तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक, तो ये क्या था, ये किस में रिलेशन है, वेग में और समय में, देख रहे हो वेलोसिटी में
और टाइम में, देखो ये वेलोसिटी है, ये टी टाइम है, तो इसमें रिलेशन हमारा निकल गया। यही है हमारे पास में फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं कि आखिर सेकेंड इक्वेशन हमारा कैसे आएगा या किस तरीके से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमको कुछ चीज़ें यहाँ पे अब एक दूसरी तरीके से इसमें संबंध निकालना पड़ेगा। किस तरीके से कि अब यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा समय स्थिति में संबंध, समय स्थिति में संबंध। देखो समय स्थिति में संबंध यानी इसको हम लिख सकते हैं रिलेशन इन या रिलेशन फॉर टाइम एंड पोजीशन, टाइम पोजीशन, ठीक है। समय और स्थिति में हम लोग रिलेशन निकाल लें तो हमारे पास में ये बात हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो देखो समय स्थिति में संबंध कैसे निकालेंगे या रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमको पता है, फिर से हम आते हैं इस ग्राफ की तरफ, तो हमको पता है यहाँ पे कि अगर हमको कभी भी एस निकालना होता था, ठीक है, प्रीवियस ग्राफ वाला जो लेक्चर हमने बताया था, अगर आपको वहाँ पे याद हो, तो अगर कभी हमको एस निकालना हो यानी जो हमारे पास में विस्थापन है उसको निकालना होता है, तो एरिया अंडर द कर्व, ये पूरा का पूरा एरिया, इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, कलरफुल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या होता है, ये होता है हमारे पास में पूरा का पूरा अगर हमको विस्थापन निकालना हो तो। अब देखो विस्थापन निकालने के लिए ये एरिया है, तो इस एरिया को हम लोग यहाँ पे हम देखो इसको डिवाइड किए हुए हैं, तो ये तो एक तो हमारे पास में आयत है, ठीक है, ये हमारे पास में आयत है और ये हमारे पास में त्रिभुज है। तो आयत और त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में विस्थापन निकल जाएगा। तो हम इसको जोड़ के देखते हैं। तो देखो अब यहाँ सब सारी चीज़ें रिलेट होंगी, तो हमारे ख्याल से इसको हम लोग क्या करते हैं कि आप इसको तो पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा पास ले लेते हैं इसको, क्योंकि इसमें से आपको समझाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो इसको हमको पास में लेना पड़ेगा क्योंकि सारे के सारे टर्म हमको यहीं से लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो टर्म हमको यहीं से लिखने हैं, इसलिए इसको हम अपने पास में लेते हैं थोड़ा सा, जहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे वहीं पे आपको इसको दिखाना पड़ेगा हमको, ठीक। ये तो हो गया है हमारा। अब देखो इसको क्योंकि यहाँ पे लेना ज़रूरी है, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। देखो तो हम क्या बता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि S इजक्वल टू क्या होगा, किसका किसका क्षेत्रफल, इसका AD यानी आयत ADCO का क्षेत्रफल, ठीक है। हम क्षेत्रफल नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है, प्लस त्रिभुज, किसका त्रिभुज का AB और D, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में S निकल जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में इसको हमने बताया अच्छी तरीके से, तो आप वहीं उसी को ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ कितना है इसका, लेंथ है OA, ये OA, तो OA इंटू ब्रीथ कितना है, ये है हमारे पास में OC प्लस ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ, ठीक है। बेस कितना है इसका AD, तो लिख दें AD यानी आधार, गुणे लंब होता है ना, तो लंब कितना है ये BD। बस यही सारी चीज़ें आपको याद रखनी है बस। अब देखो OA बराबर क्या है, OA बराबर क्या है हमारे पास में, OA बराबर है U, तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या U, यस बराबर क्या हो जाएगा U, गुणे OC बराबर क्या है, देखो OC बराबर क्या है T है, तो T प्लस 1/2, AD बराबर क्या है AD बराबर क्या है हमारे पास में, यहाँ से यहाँ की दूरी T ही है, तो लिखेंगे T, कैसे T है कि AD और OC दोनों सेम ही हैं, OC भी T है और AD भी T है, यहाँ से यहाँ की दूरी T ही है, गुणे BD की वैल्यू क्या है, देखो BD की वैल्यू कितनी होती है, वेग परिवर्तन, अभी हम लोग यहाँ पे निकाले थे, BD की वैल्यू हमने निकाला था यहाँ पे, ये देखो ये BD बराबर 80 आया था, ठीक है। तो BD की जगह हम लोग 80 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा AT। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में UT प्लस 1/2 A और ये T मल्टीप्लिकेशन AT², ये हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व हो गया ना सेकेंड इक्वेशन। तो ये हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन था, ये देखो
यस बराबर बताया था ना, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे प्रूफ हो गया यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब तीसरा जो हमारे पास में इक्वेशन बचा है, देखो तीसरा इक्वेशन हम लोग बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वेग और स्थिति में संबंध निकालना पड़ेगा। वेग स्थिति में संबंध, ये सारी चीज़ें बुक में हैं, आप वहाँ से एक बार इसको देखिए और यहाँ पे लेक्चर देखिए, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। वेग स्थिति में संबंध यानी रिलेशन फॉर वेलोसिटी एंड इसमें स्थिति यानी पोजीशन, ठीक। तो इसमें अब देखो, इसमें भी अगर हमको संबंध निकालना है तो हम लोग यस यहाँ पे भी निकालेंगे। तो देखो एस निकालने का दो तरीका था, एक हमने एस निकाला, अभी निकाला एस किसको, आयत का क्षेत्रफल, यानी ये जो हमारे पास में था ये आयत का क्षेत्रफल हमने पूरा निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। और एक तरीका है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका पूरा का क्षेत्रफल निकाल लें, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका, ये क्या है, ट्रेपीजियम है हमारा, समलंब है ना, तो समलंब का क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो लिख दें समलंब का नाम क्या होगा, ए बी डी सी ओ, समलंब ए बी, यहाँ रख दें क्या इसको हम, ठीक। तो देखो यहाँ से ए बी डी सी ओ, ए बी डी सी ओ का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, समलंब का क्षेत्रफल किसको पता है, ट्राइपीजियम का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी बटे 2, भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं कौन कौन है, ये है और एक ये है, तो समांतर भुजाएं क्या है, ओ ए है। ट्राइपीजियम का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ध्यान देना समलंब का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, पिछली बार अलग अलग निकाला था, आयत का अलग निकाल लिया था, त्रिभुज का अलग निकाल लिया था यस के लिए। और एक तरीका है कि दोनों को साथ में निकाल लें, और जब दोनों को साथ में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम बनने के बाद ट्रेपीजियम का फार्मूला लगा दो। तो ट्राइपीजियम का क्षेत्रफल बराबर होता है समांतर भुजाओं का योग, जो पैरेलल है हमारे पास में, ये इसको हम लोग जोड़ देंगे, ओ ए प्लस ये, ठीक है, ओ ए प्लस बी सी, ये है ना बी सी, ओ ए प्लस बी सी इंटू ऊंचाई होती है या बीच की दूरी, तो इंटू क्या है ये, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, कुछ भी लिख दो, तो ओ सी लिख लो चाहे ए डी लिख लो, तो लिख देते हैं ओ सी अपान 2, ये तो फार्मूला होता है। अब सब की वैल्यू रख दो, यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए की वैल्यू हो यू प्लस बी सी की वैल्यू, देखो बी सी की वैल्यू क्या है पूरा का पूरा वी, गुणे ओ सी की वैल्यू ओ सी टी है, तो लिख दो टी अपान 2, ये हो गया हमारे पास में फार्मूला। अब यहाँ से देखो हमको क्या करना पड़ेगा, टी को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। टी को कैसे रिप्लेस करेंगे कि हम लोग एक इक्वेशन पहला वाला जानते हैं कि v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, और अगर हमको t की वैल्यू निकालनी हो तो इसको इधर लेके जाएंगे, तो v माइनस यू इक्वल टू हो जाएगा ए टी, और t इक्वल टू हो जाएगा क्या, v माइनस यू अपान ए। ये t की वैल्यू हमको यहाँ पे रखनी पड़ेगी, ये t की वैल्यू हमको यहाँ पे रखनी पड़ेगी, इसको ध्यान रखना। तो यही t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो t की वैल्यू रखने पे क्या होगा, यस बराबर हो जाएगा u प्लस वी, पहले से ही था, t की जगह क्या रख दें, t की जगह ये रखते हैं v माइनस यू अपान ए है, इसको रख दो, और यहाँ पे बटे 2 पहले से था तो 2 कर दो। तो यस बराबर क्या हो गया, देखो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, ऐसा हमको नजर आ रहा है यहाँ पे। तो a प्लस बी और a माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान ये नीचे हो गया 2a। तो ओवरऑल हमारे पास में क्या हो गया, 2a इधर जाएगा तो हो जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। ये हमारे पास में क्या है, थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन मोशन का। तो तीनों इक्वेशन हमने सॉल्व करके बता दिया आपको। ये तीनों इक्वेशन आपको सॉल्व करके बताना है, डेरिवेशन आता है एग्जाम में अगर तब हमको करना है, और नहीं तो हम लोग इसको सीधा सीधा ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक। ये डेरिवेशन था पूरा का पूरा, फर्स्ट वाला डेरिवेशन हमारे पास में यहाँ पे है, ये फर्स्ट वाला डेरिवेशन है यहाँ पे, सेकंड वाला ये, और थर्ड वाला ये, ठीक। अब इसके नेक्स्ट जो होगा, इससे रिलेटेड जो आगे के सवाल दिए गए हैं, सारे के सारे सवाल मैं एक लेक्चर में इंक्लूड करूँगा, ठीक है। थैंक यू।